हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग 10th का अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो शब्द आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें जो भी सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ना है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पढ़ना है, इसमें रुपया पैसा का जितने भी बातें हैं वो सभी करेंगे। किस प्रकार से उसका विकास हुआ या उसमें जो है किस किस प्रकार से परिवर्तन होते हुए आगे बढ़ा है, वो सारी बातें ये यहाँ पर करेंगे। इसमें फर्स्ट जो शब्द है वो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था होता है क्या? अब जैसे हम लोग रुपया पैसा के लिए यानी कि आय के लिए कुछ काम करते हैं, तो जो काम करते हैं उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिससे हमें आय प्राप्त होती हैं उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको शामिल की जाती है। अब जैसे कोई मान रहे हैं रिक्शा चालक है तो रिक्शा चलाता है, तो रिक्शा चालक का जो अर्थव्यवस्था का जो स्रोत है यानी कि धन का जो स्रोत है वो क्या है? रिक्शा चलाना। तो रिक्शा चलाना उसका आर्थिक क्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए कोई भी डॉक्टर हैं तो वो मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उनका जो इलाज करना हो जाएगा वह आर्थिक क्रिया है। तो वो सभी जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सभी को शामिल किसमें की जाती है? अर्थव्यवस्था में शामिल की जाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो डिफिनेशन है वो दे सकते हैं कि वह तंत्र जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित की जाती है, वे सभी तंत्र जिसमें सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक अर्थव्यवस्था। और जो जिससे हम धन प्राप्त करते हैं उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि हमें आर्थिक क्रिया और अर्थव्यवस्था में विशेष प्रकार का संबंध है। और ये संबंध है क्या? तो जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारा का सारा सभी इस व्यवस्था में आ जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब इसमें जो है भारत की स्थिति देखना है स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले हम लोग जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटेन का शासन यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा है। उन्होंने अपना विकास किस नीति के द्वारा किया? तो हम लोग जानते हैं कि फूट डालो और राज करो की नीति को अपना करके जो ब्रिटिश हैं यानी कि अंग्रेज हैं वह भारत पर जो है राज किया था। और यहाँ से आर्थिक रूप से शोषण किया और राजनीतिक रूप से भी कंट्रोल किया। आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से कंट्रोल भारत पर कर करके वो आर्थिक रूप से शोषण किया। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ धन का शोषण करना, यानी कि यहाँ से धन लूट करके अपने देश ले जाना उनका उद्देश्य था। इसमें ये शब्द पूछा जाता है कि फूट डालो और राज्य करो का नीति किसका था? तो ये नीति अंग्रेजों की थी और इसी के अंतर्गत वो शासन यहाँ भारत में किया। एक शब्द आता है उपनिवेश। उपनिवेश क्या है? अब जैसे कोई समृद्ध देश किसी अविकसित देश पर शासन करता है, यानी कि कोई राष्ट्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है उस पर एक शक्तिशाली देश कंट्रोल कर रखा हो, एरिया वाइज उसमें निर्भर नहीं करता। वो राष्ट्र जो शक्तिशाली है वो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। तो वहाँ पर अगर कोई भी देश या राष्ट्र है तो उस पर अगर शक्तिशाली देश कंट्रोल कर रखा है यानी कि वहाँ पर शासन कर रखा है, तब उस देश का शक्तिशाली देश के लिए जहाँ पर वो शासन कर रहा है उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश है, यानी कि जो है यहाँ पर ब्रिटेन का क्या था? भारत में शासन था। तो ये भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। और जो देश शासन कर रहा होता है उसको हम कहते हैं शासक देश। यानी कि जो देश कमजोर देश पर शासन कर रहा है उसको हम शासक देश कहते हैं, और जिस पर कर रहा है उसको हम शासित देश कहते हैं। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था। और यह अर्थव्यवस्था है क्या? तो आजीविका अर्जन की प्रणाली है। ये कौन डिफिनेशन दिए हैं? तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित की जाती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं के आधार पर वो विभाजित उसको की जाती हैं। तो उसको 3 भाग में, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है।
कौन कौन वो क्षेत्र हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी जितने भी कृषि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जो कि डायरेक्ट होता है या जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं कृषि से जुड़ा हुआ, उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। अब जैसे मुर्गी पालन है या फिर मछली पालन है या फिर बागवानी है, ये सारे के सारे क्रियाएं जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, या फिर इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, या इसे उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कौन सी क्रियाएं, जितने भी फैक्ट्री जैसा भी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का यूज कर करके, जितने भी प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उसका यूज कर करके, उपयोग कर करके नए वस्तु तैयार की जाती है, तब उसको हम द्वितीयक क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे चीनी उत्पादन यानी चीनी मिल, वस्त्र उत्पादन के लिए वस्त्र मिल जो भी है, वस्त्र के लिए उद्योग, या फिर इसमें जितने भी खिलौना ये सभी उद्योग है वो सभी, या जितने भी प्रकार के उद्योग जिसमें वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वो सभी विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, इसमें जैसे मान लिया जाए कोई शिक्षक हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई डायरेक्ट वस्तु नहीं दी जा रही है। क्या किया जा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं यानी कि जो कठिन चीज़ें हैं उसको आसान कर करके उसको प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि पढ़ाई करने में आसान हो, तो वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब जो जैसे कोई बस चालक है, बस वो चला रहा है, तो उसमें जो भी यात्री हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम कर रहा है, तो वो भी किस में आएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है टाइप, अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले अर्थव्यवस्था देखें कि क्या होती हैं। अब अर्थव्यवस्था की टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 टाइप के हमें देखने को मिलता है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब जैसे कोई भी उत्पादन का साधन है, अगर उस पर कोई निजी व्यक्ति शासन कर रहा है या उसका कंट्रोल निजी व्यक्ति कर रहा है, तब हम उसको पूंजीवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। अब किसी भी देश में अगर टोटल का टोटल जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं या उत्पादन के साधन है, अगर पूरा उस पर कंट्रोल अगर किसी निजी व्यक्ति का है तो उसको पूंजीवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। अगर कोई भी राष्ट्र में जितने भी उत्पादन के साधन है अगर उस पर कंट्रोल यानी कि उसका नेतृत्व या मालिकाना हक कह सकते हैं कि अगर सरकार का हो, तो उसमें उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। और पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की गुण को अगर मिश्रित कर दिया जाए यानी दोनों का गुण पाया जाए तब उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, क्योंकि वहाँ पर निजी व्यक्तियों का जितने भी उत्पादन का साधन है उस पर कंट्रोल है। वहीं अगर इसमें रूस में देखा जाए तो वहाँ सरकार का कंट्रोल है जितने भी उत्पादन का साधन है, इसलिए उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों लोगों का कंट्रोल है उत्पादन के साधनों पर, इसलिए उसको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। अब अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी राष्ट्र में अगर आर्थिक रूप से विकास करता है, वृद्धि करता है, तो उसमें एक लंबे समय के बाद उसकी स्थिति में वृद्धि होती है, यानी कि आर्थिक रूप से सक्षम होता है, तब उसको हम अर्थव्यवस्था का विकास के अंतर्गत रखते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, इसमें एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास क्या है, यानी कि जो वहाँ का अर्थव्यवस्था में अगर विकास होता है तब उसको आर्थिक विकास कहते हैं, और अगर वहाँ पर रुपया पैसा में वृद्धि होती है यानी कि उसमें जीडीपी में वृद्धि होती है उसका, तब उसको जो है मौद्रिक विकास कहते हैं। एक शब्द आता है समावेशी विकास। समावेशी विकास तो समाज के सभी लोगों को अगर लेकर के, यानी कि जो भी राष्ट्र है
उसका अगर पूरे व्यक्ति का विकास होता है, वहाँ पर आर्थिक रूप से सभी लोगों का विकास होता है, तब उसको हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि विकास की वह पद्धति जिसमें राष्ट्र के सभी लोग आर्थिक रूप से जो है सक्षम होते हैं, उसमें आर्थिक विकास सभी का होता है, तब उसको समावेशी विकास कहते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति या आर्थिक वृद्धि जब किसी अविकसित देश की अर्थव्यवस्था में विकास होता है, तब उसको हम बोलते हैं आर्थिक विकास। और वहीं अगर किसी शक्तिशाली या फिर कह सकते हैं विकसित देश की अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि होती है, तब उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। सतत विकास या सतत पोषणीय विकास, इसका परिभाषा सर्वप्रथम ब्रुंडलैंड आयोग के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान संसाधन का इस प्रकार से उपयोग करना है जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी आने वाली पीढ़ी का कोई भी संसाधन का समस्या ना हो, यानी कि जो भी इसमें कह सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन है उसका समस्या ना हो, तब उसको हम बोलते हैं सतत विकास या सतत पोषणीय विकास। यानी कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग कर विकास की जाती है, तब उसको हम सतत विकास या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, धन का किस प्रकार से यूज करें विकास के लिए जिससे कि जो क्षेत्र विकसित नहीं है उसका विकास हो। यानी अर्थ जो है यानी धन है जिसको इस प्रकार से क्षेत्र को चिन्हित करके यूज करना है जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था का विकास हो, उसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। और आर्थिक नियोजन का काम कौन करता है, तो योजना आयोग पहले करता था। योजना आयोग की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसको 1950 में स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की। 15 मार्च 1950 में ये पंचवर्षीय योजना का बनाने का कार्य करती है। यानी कि आने वाले 5 वर्षों में एक वैसे क्षेत्र जो विकास नहीं किया है, विकसित नहीं है, उस क्षेत्र को सिलेक्ट कर करके उसको विकास करना, उसके विकास के लिए योजना बनाना, ये योजना आयोग का काम है। और ये किसके अंतर्गत करता है, तो पंचवर्षीय योजना को लागू कर करके इसका कार्य करता है विकास का। फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956, और अभी तक टोटल 12 जो है 11 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ है। 11 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ है, जबकि एक इनकम्प्लीट है, और 11वां पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 था, लेकिन इसे 2015 में ही समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका जो पंचवर्षीय योजना है या कह सकते हैं योजना आयोग है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसको समाप्त कर करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई, जो कि आगे जो विकास का कार्य है उसके लिए नीति बनाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई। यह क्या काम करता है, तो जो योजना आयोग है और सरकार, वो दोनों के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करता है, और योजना आयोग द्वारा बनाए गए योजना की जांच भी या पुष्टि इसी का कार्य है करने का।
यानी कि योजना आयोग द्वारा बनाए गए नियम का पुष्टि कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी और जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया है। अगला है मौद्रिक विकास, यानी मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ? तो पहले हम लोग जानते हैं कि वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, जैसे एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाती है। जब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तब उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि हमें चावल की आवश्यकता है और किसी व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है। अगर हमारे पास गेहूं है और उसको चावल उसके पास है तो गेहूं दे करके हम चावल ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी कुछ समस्या है। अब जैसे उसका मूल्य तय करना। अब मान लिया जाए एक गाय है तो गाय के बदले कितनी बकरी दी जाए, या फिर एक घोड़ा है तो उसके बदले कितनी गाय दी जाए। तो इस प्रकार से मूल्य तय करना कठिन थी। इसके अलावा इसमें संचित करने की भी समस्या थी। जैसे कोई भी चीज़, जैसे सब्जी या सभी चीज़ का उत्पादन किए तो उसको हम लंबे समय तक रख नहीं सकते। तो ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आगे मुद्रा का विकास हुआ, जिसमें मुद्रा का विकास होने के चलते ये सारी समस्याएं दूर हो गई। जैसे अब कोई भी, जैसे चावल है तो उसको हम बेच करके उसको मुद्रा ले सकते हैं और फिर जो भी आवश्यकता है आवश्यकता की चीज़ हम अगले से परचेज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। या फिर अगर किसी के पास गाय है, हमें चाहिए, तो जो गाय के बदले जो है मुद्रा हम दे देंगे उसको और उसे जो भी आवश्यकता होगा उसमें वो खर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा का विकास होने के कारण वो सारी चीज़ें, समस्याएं जो थी उसका दूर हो गया। जैसे सब्जी का ही कोई व्यक्ति उत्पादन किया या कोई किसान है जो कि उत्पादन किया, अब उसमें उसको सब्जी को बेचकर मुद्रा को जमा भी कर सकता है या फिर लेन देन में आसान हो गया। अगला है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली ये क्या होता है? तो कि बिना विलंब किए बैंक द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर पैसा को भेजना कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। एक होता है एटीएम कार्ड। एटीएम क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये क्या होता है कि ये बैंक द्वारा एक स्थान निश्चित कर दिया जाता है जहाँ से ग्राहक अपने पैसे को, जमा किए गए पैसे को वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये एक प्लास्टिक मुद्रा का टाइप है। एटीएम कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का टाइप है। और इसमें क्या किया जाता है? तो बैंक द्वारा ये जारी की जाती है, जिसके द्वारा बैंक द्वारा निश्चित किए गए स्थान से ग्राहक अपनी पैसा को निकाल सकता है, तो उसे एटीएम कार्ड कहते हैं। एक है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड ये अपने बैंक जो है अपने ग्राहक को अधिकार देता है कि जो भी वो अपने खाते में पैसा जमा किया है उसे निकाल सकता है उसके द्वारा, कहीं जैसे दूसरे स्थान से, या किसी भी चीज़ को परचेज करने के बाद वो पे करने के लिए इस्तेमाल इसे कर सकता है। और इसमें जो पैसा है वह ग्राहक का अपना पैसा होता है। जबकि एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या है कि बैंक अपने ग्राहक को एक निश्चित लिमिट के अंदर परचेज करने का अधिकार या फिर भुगतान करने का अधिकार देता है। इसमें जो पैसा होता है वह बैंक का होता है। इसमें पैसे का इस्तेमाल करने पर कुछ टाइम के अंदर अगर ग्राहक जमा कर देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं ली जाती है, लेकिन अगर वो विलंब से भुगतान करता है तो उस पर भारी इंटरेस्ट लिया जाता है। और ये ग्राहक का इसमें अपना पैसा नहीं बल्कि बैंक का पैसा होता है और इसे कुछ समय के अंदर भुगतान करना होता है उसे। अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र के सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ वो सभी के मौद्रिक मूल्य का जो योग होगा उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि जो राष्ट्र की कुल आय है, यानी जितने भी किसी भी देश में उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य अगर जो है टोटल का टोटल जोड़ दें तब वो राष्ट्रीय आय कहलाती है।
और राष्ट्रीय आय में अगर उस राष्ट्र की जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलती है। अगर राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की जनसंख्या से भाग दे दी जाए तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बाई राष्ट्र की कुल जनसंख्या, राष्ट्र की कुल जनसंख्या और किसी भी देश कितना विकसित है या फिर जो है अविकसित है वो निर्भर किस पर, उसका सही आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ये तय कर सकते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश का अधिक है तो वो देश विकसित कहलाएगा, अगर किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय कम है तो अविकसित कहलाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये क्या होता है? इसमें वहाँ किसी भी देश का मानव कितना विकसित है या उसका प्रति व्यक्ति आय कितना ज़्यादा है या वो व्यक्ति गरीब है या धनी कहलाएगा, उसके लिए जो है एक कार्यक्रम चलाता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ये रिपोर्ट तैयार करता है मानव विकास सूचकांक का, मानव विकास रिपोर्ट, किस प्रकार से विकास मानव किया है उसका रिपोर्ट तैयार करने का काम ये करता है। और ये फर्स्ट बार जो है महबूब उल हक के निर्देशन में मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। फर्स्ट बार ये मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो महबूब उल हक के निर्देशन में सर्वप्रथम जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है इसका ज्ञात करने का? कोई तो आधार होगा, तो आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की आशा, यानी कोई भी देश में एवरेज व्यक्ति कितने वर्षों तक जीते हैं, यही जीवन प्रत्याशा कहलाता है। अगला है शिक्षा प्राप्ति। वहाँ के लोग हाईएस्ट कितनी तक का शिक्षा पा रहे हैं एवरेज, उसको हम शिक्षा प्राप्ति का स्तर माप सकते हैं। अब मान लिया जाए अगर कोई भी देश है उसका जो एवरेज है लोग वो इंटर किए हुए हैं या फिर कोई देश है उसका ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो शिक्षा का स्तर हो गया उसका कि कितना किया हुआ है वहाँ पर। अगला है जीवन का स्तर। जीवन का स्तर यानी कि वहाँ पर लोग कितने अच्छे लेवल में हैं, यानी कि उसका आर्थिक रूप से कितना विकसित हैं लोग, वो सभी जीवन का स्तर तय करता है। रहन सहन क्या है, कैसे रह रहे हैं लोग। अब जैसे अब कोई भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है तो उसका क्या जीवन का स्तर बहुत नीचे है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 चीज़ हैं जिसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास रिपोर्ट बनाने का कार्य करता है। फिर है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी भारत में फर्स्ट बार कब किया गया? 23 अप्रैल 2002 को फर्स्ट बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट भारत में कब जारी किया गया? 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था और इसका जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जारी किए थे। फर्स्ट रैंक जो था इसमें मानव विकास रिपोर्ट जो भारत में जारी की गई थी उसका पहला रैंक केरल का था, जबकि लास्ट में जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं वो सभी का स्थान था लास्ट में। तो बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? बीमारू राज्य का अर्थ क्या होता है? तो बीमारू राज्य को उस राज्य को रखा गया जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था, यानी मानव विकास सूचकांक में उस स्थान जिसका नीचे था उसको बीमारू राज्य के अंतर्गत रखा गया। और इसमें बीमारू राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। बीमारू राज्य के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं बिहार, बीमारू राज्य। तो इसमें फर्स्ट जो आएगा बिहार, एम से मध्य प्रदेश और अगला है ए से असम और राजस्थान और यू उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश। तो ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनका रैंक मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सबसे नीचे आया था। कहाँ? भारत में। जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें लास्ट में स्थान किसका किसका था? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इसको सम्मिलित रूप से बीमारू राज्य कहा जाता है। और ये प्रत्येक बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में कि इनमें से कौन बीमारू राज्य हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। अब हमें देखना है बिहार की स्थिति या बिहार की समस्याएं। क्या है बिहार की समस्या? वो सारी समस्याओं की चर्चा करनी है हमें। अब सबसे बड़ा जो बिहार की समस्या है वो है बाढ़ और सुखाड़। एक साइड में अगर बाढ़ आता है तो दूसरे साइड में सुखाड़ भी होते हैं। उसके अलावा यहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ के लोग अधिकतर जो हैं कृषि पर निर्भर हैं। एरिया कम होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर उसमें क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है। तो हमें अब क्या देखना है? बिहार की समस्याएं। बिहार की समस्याएं तथा उसे दूर करने का उपाय। इसमें फर्स्ट जो समस्या आती हैं अधिक जनसंख्या। दूसरा उद्योग की कमी, यानी उद्योग का अभाव। तीसरा शिक्षा की कमी। चौथा प्रशासनिक व्यवस्था में ढीलापन। यानी कि कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था। उसके अलावा बाढ़ और सुखाड़। तो ये सभी समस्याएं बिहार की हैं। जैसे फर्स्ट जो है अधिक जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर जो है बहुत ज़्यादा है। अगला उद्योग का अभाव। अब जैसे देखते हैं कि बिहार का जो है, बिहार से झारखंड 2000 में अलग हो गया। झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। अब इसमें जो उद्योग क्षेत्र जितने भी थे या फिर खादान जितने भी था, उद्योग और खादान ये सभी जितने भी चीज़ थे वो सभी झारखंड में चले गए। और बिहार में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ भूमि। यहाँ पर क्या बचा? उपजाऊ भूमि बच गया सिर्फ। और इसी पर जो है टोटल जनसंख्या का भार रहा। जितने भी लोगों का धन कमाने या आय का जो स्रोत था वह कृषि ही है टोटल का टोटल, जिससे यहाँ पर विकास की कमी। फिर उसके अलावा एक और समस्या है इसमें, जो कि बहुत बड़ा समस्या के अंतर्गत आएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी।
इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है यहाँ पर, यानी कि आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत संरचनाएं। अगला है शिक्षा की कमी। यहाँ पर शिक्षा की कमी है, यानी इस वजह से सबसे पहले इसमें पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर या तो टीचर कम है, टीचर हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में ढीलापन। अब जैसे यहाँ पर अगर कोई भी अपराध हो गया है तो उसको दूर करने में या उस समस्या को जानने में काफ़ी लंबे समय प्रशासन द्वारा लगा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये भी समस्याएं के अंतर्गत आ जाती हैं। बाढ़ और सुखाड़ ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे उत्तरी बिहार में अगर देखा जाए तो ये गंगा को जो ईस्ट साइड है इसमें हमेशा बाढ़ की समस्याएं रहती है। इधर से ही कोसी नदी बहती है जो कि बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लेकर आती है और वहाँ पर बहुत सारे जान माल की क्षति करती है। वहाँ के लोगों को बार बार स्टार्टिंग से फिर से हर एक साल शुरू करना पड़ता है। जो भी वहाँ पर मकान ये सभी चीज़ें बनाते हैं वो सभी नष्ट हो जाता है और फिर से शुरुआत वहाँ पर करनी पड़ती है लोगों को। जबकि ये दक्षिणी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा सुखाड़ की कमी रहती, ये सुखाड़ होती हैं यानी कि जल की कमी होती है, और इधर बाढ़ रहती है यानी जल की अधिकता रहता है। तो बिहार में एक साइड बाढ़ से जो है बाढ़ की समस्या से परेशानी है तो एक साइड सुखाड़ की समस्या होती है, जिसके कारण ये भी विकास में बाधक होता है। अगला है आधारभूत संरचनाएं, जैसे अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी विद्यालय, ये सभी चीज़ की कमी है। सड़क, बिजली, ये सभी की बहुत ज़्यादा कमी है। हालांकि अब जो है बहुत सारे सुधार हुए भी हैं, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा सुधार नहीं इसमें हुआ है। तो ये सभी समस्याएं हैं और इसको दूर करने का उपाय, यदि इसी जो समस्या है इसको दूर कर दिया जाए तो सारे के सारे जो हैं समस्याएं दूर हो जाएंगी और फिर बिहार का विकास अग्रसर होगा, यानी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखें।